है नेपाल में। आंदोलनकारियों में फूट और गोल्ड कैश की लूट। आपको याद होगा नेपाल में जितने घर जलाए गए या तो वो नेताओं के थे या नेताओं के करीबियों के थे और नेताओं को ही पीटा गया। नेताओं से ही ताल्लुक रखने वाले मॉल और होटल्स फूंक दिए गए। नेता टारगेट पर इसलिए थे क्योंकि लोगों का गुस्सा था, नेताओं ने नेपाल को लूटा है। लोगों का गुस्सा था कि नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, सारा पैसा इन्हीं के पास है देश की लूट का। यह लोगों का दावा और आरोप था। देखिए यह किस हद तक सच है कि नेताओं के घर से ही नोट मिल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नेपाली करेंसी, नेपाली नोट। नेताओं के घर में जब आग लगा दी गई तो आग लगाए जाने के बाद देखिए चारों तरफ नोट बिखरे हैं, जले हुए नोट हैं। घर में ये कैश था, लोग हाथ में उठाकर वीडियो बना रहे हैं नेपाल में कि ये देखिए नोट मिले हैं। इसी का वो दावा कर रहे थे, यही नोट लूटे गए। सब यो जलेको पैसा रहेछ, यो सानो खाले सबैजनालाई हेर्नुस्। और ये जो आप नोटों की तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर की तस्वीरें। उनका घर जलाया गया, घर पर आग लगा दी गई। उसके बाद वहां के लोगों ने वीडियो बनाया कि देखिए नोट मिल रहे हैं पूर्व पीएम के घर में, कैश चारों तरफ बिखरा हुआ कैश, जले हुए नोट। यो चाहिँ शेरबानीजीको घरमा सब यो जलेको पैसा रहेछ, यो सानो खाले। और आपको याद होगा जब लोग शेर बहादुर साहब के घर घुसे, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें लोगों ने मारा पीटा बुरी तरह से, वो जख्मी हो गए थे। इन्हीं के घर से वो कैश और नोट मिले। सिर्फ पूर्व पीएम नहीं, ऊर्जा मंत्री के घर से नोट मिले थे। ये भी आप देख रहे हैं, लोगों ने कैश उड़ाया था। इनके घर से जो नोट मिले थे, ये सारा पैसा, लोगों का कहना है क्या ये पैसा लूट का है, देश में जो भ्रष्टाचार किया गया उसका है। जिस नेपाल में 3 दिन से हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी, वहां से अब चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। दावा है कि नेताओं के घर से कैश और भारी खजाना मिल रहा है। किसी के घर से नोटों से भरी बोरियां मिली हैं, तो कई बड़े मंत्रियों के घर से सोने का भारी भंडार मिला है। नेपाल में युवाओं का गुस्सा भी इसी बात पर था। वो सरकार और नेताओं पर देश को लूटने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। भारी बवाल के बाद नेता भागे तो उनके घर से छिपे हुए खजाने मिलने लगे हैं और आंदोलनकारी फिर उबल पड़े। और आइए मैं आपको बताऊं, ऐसा दावा है, मीडिया रिपोर्ट से आरोप है कि नेताओं के घर में तहखाने भी हैं और तहखानों में पैसा और खजाना है। नेपाल के कई मंत्रियों के घर में भारी खजाना मिला है। ये जो आप देख रहे हैं पूर्व पीएम जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके घर जले नोट मिले। पहले दिन ऊर्जा मंत्री के घर से कैश मिला था, अब नेपाल के पूर्व पीएम के घर से भारी कैश मिलने का दावा है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर से गुप्त सुरंग का खुलासा हुआ है। खबर है कि सुरंग में बोरियों में भरा हुआ कैश और सोना मिला है। 2 दिन पहले आंदोलनकारियों ने काठमांडू में उनके घर पर हमला किया। हमले में देउबा और उनकी पत्नी जख्मी हो गए और भागकर जान बचाई। जेनजी ने उनके आलीशान घर को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद जांच की गई तो 4 कमरों में भारी संख्या में जले हुए नोट मिले हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर पर कई 100 करोड़ कैश था। कमरों में जो कैश और सामान रखा था वो खाक हो गया है, लेकिन देउबा ने घर के अंदर बहुत खास सुरंगनुमा तहखाना बनाया था, ठीक इस तरह जो आप नीचे देख रहे हैं। इस तहखाने में बोरियों में भरकर करोड़ों के नोट रखे गए थे, जबकि तहखाने में खास बॉक्स में सोना मिलने की बात भी कही जा रही है। नेपाल में आंदोलन और बवाल की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। और जब पूर्व पीएम के घर भारी काले खजाने के बक्से मिले हो तो उनके घर के बाहर भीड़ लग गई और सेना को हालात संभालने पड़े। नेपाल में 870 करोड़ ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हो चुका है, 870 करोड़ का।
225 करोड़ के सहकारी समिति घोटाले में पूर्व मेयर देव कुमार पकड़े गए थे। तो यह सब नेपाल में जो लूट हुई है उसका गुस्सा लोगों में निकल कर आ रहा है। आइए आपको बताता हूं, नेपाल के लोगों को सुनिए, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया है। सुनिए। ये हालात एकदम नाजुक अवस्था में हो गया है। नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी ये तीनों मिलके देश को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए जैन जी का जो आंदोलन है बहुत उपयुक्त है और ये ठीक टाइम में हुआ है। अब तो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो गलत हुआ है, लेकिन हम लोग ना भ्रष्टाचारी के समर्थन में है न जैन जी के समर्थन में। मतलब जो खराब काम किया उसको दंडित होना ही चाहिए। स्टेप बाय स्टेप में भ्रष्टाचार घुसा हुआ था, तो ये नया युवा पीढ़ी जो है ये भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाया, पूरा देश उसका साथ दिया। आज के दिन में ये मैंने 36 घंटा के अंदर में तख्ता पलट दिया यहाँ का सरकार का। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। ये कदम तो बहुत पहले उठना चाहिए था, पर देर से उठा। लेकिन अब इतना उठने के बाद भी सही हाथ में सत्ता जाए तो ही ना भ्रष्टाचार रुकेगा। फिर वही भ्रष्ट करने वाले लोग आएंगे तो फिर दिक्कत होगा। और आइए अब आपको बताऊं, नेताओं के घर से तो खजाना मिल रहा है, लेकिन ये नेता है कहां? ये नेता सब फरार हो गए। जैसे आप देख रहे हैं, पीएम केपी ओली ने सबसे पहले हिंसा हुई, उन्होंने घर छोड़ दिया, बाकायदा हेलीकॉप्टर आकर खड़ा हुआ और उन्हें लेकर चला गया। लेकिन ये नेता कहां गए? केपी ओली हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कहां हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, न सिर्फ नेता, कल मैंने आपको दिखाया था, इसी तरह हेलीकॉप्टर से सरकारी अधिकारी भी भाग गए, क्योंकि लूट घसोट के जो आरोप है, भ्रष्टाचार में सब शामिल थे, ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों का यह कहना है। ये आप देख रहे हैं, सरकारी अफसर हेलीकॉप्टर में लटके हैं और अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। आपको बताऊं कि नेताओं का सेफ हाउस कहां है, ये कहां छिपे हुए हैं। जो भी भाग कर गए, इनकी लोकेशन पता चल गई है। जो दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, यह है नेपाल का नक्शा और बताया जा रहा है काठमांडू, जहां ये सारे नेता थे, जहां प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के आवास, दरबार जो सिंह दरबार था, जहां मंत्रियों के बाकायदा दफ्तर थे, उस जगह से 30 किलोमीटर दूर है शिवपुरी। यानी काठमांडू से शिवपुरी है नेताओं का ठिकाना। अब आखिर नेता शिवपुरी क्यों गए हैं, सवाल यह है। शिवपुरी में ऐसा क्या है? शिवपुरी में बाकायदा खास सुरक्षा घेरे में है नेता। देखिए जरा, केपी ओली भी वही है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर को फूका तो नेता भाग निकले। पूर्व पीएम केपी ओली काठमांडू से सेना के हेलीकॉप्टर से निकल भागे। शुरू में उनके दुबई और किसी और देश जाने की खबरें थी, लेकिन अब पता चला काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी में केपी ओली भी। नेपाल के शिवपुरी में आर्मी कमांड सेंटर यानी बड़ा सैन्य छावनी है और इस आर्मी कमांड सेंटर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सेफ हाउस के हर गेट पर पुलिस वालों की तैनाती दोगुनी कर दी गई। ओली ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा, मैं शिवपुरी में सेना के कैंप में हूं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, नेपाल के लोगों को याद कर रहा हूं। पुष्प कमल दहल को भी शिवपुरी में सेफ हाउस में रखा गया। पूर्व पीएम जो है, पूर्व पीएम झालानाथ ने भी कहा कि वो सेना की बैरक में सुरक्षित हैं। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने झालानाथ और उनकी पत्नी पर हमला किया। खबर तो यह थी कि झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई और अब पता चला कि झालानाथ की पत्नी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। नेपाल के कई और बड़े मंत्री इस वक्त सेना के कैंप शिवपुरी में हैं और सेना के 6-7 मंत्रियों और मेयर ने भारत में शरण लिए, यह भी बताया जा रहा। मंत्रियों के साथ कई मेयर, सभासद और अधिकारी मौजूद हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी और बिहार में इनके रिश्तेदार हैं। जैसे ही नेपाल में आग लगी, उन्होंने अपनी जान खतरे में पाई, तुरंत अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और बॉर्डर पर जान का हवाला दिया, पनाह मांगी। इसके बाद करीब 20 नेता और अधिकारियों के भारत में पनाह लेने की खबर है। अब आपको बताऊं, नेता तो भाग गए, छिप भी गए, लेकिन जेल भी टूट रहे हैं। जेल से कैदी भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, नेपाल की जेल टूट गई, कैदी भागे हैं, सैकड़ों कैदी भाग गए हैं, संख्या हजारों में बताई जा रही है। अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की तस्वीरें। दूसरा जेल आप देख रहे हैं, रात का वक्त है, जेल टूटा और उसके बाद लोग अपना सामान लेकर, जो कुछ जेल में उनके पास था, अपना गद्दा कंबल लेकर
कपड़े लेकर निकल रहे हैं। उसके अलावा देखिए, कुछ भाग रहे थे जिन्हें आर्मी ने रोका है, सामान लेकर जा रहे थे, हवाई फायरिंग की है पीछे ढकेलने के लिए। ये भाग रहे थे, इन्हें वापस पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ भागकर भारत में घुसने की फिराक में थे। कैसे कर्फ्यू लगाया गया है, ये कर्फ्यू की तस्वीर देख रहा हूं, सीतामढ़ी में भी पकड़े गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में लोगों को पकड़ा गया जो नेपाल से भाग कर आए थे। बताया जा रहा है एसएसबी ने लगभग 60 नेपाली कैदियों को पकड़ा है। भाई आपको बताऊं कि कितने कैदी अब तक फरार हो चुके हैं। नेपाल की जेल खाली हो गई, कैदी बड़े बड़े खतरनाक कैदी, और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो जेल में थे, वो भी फरार हो गए। देखिए जरा, जेल टूटा और उसके बाद कैदियों ने भागना शुरू किया। ऐसे नेपाल में आग लगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कैदियों ने उठाया है। अलग अलग जेलों में बंद करीब 15,000 कैदी भाग गए, स्मगलर्स भाग गए। इनमें कई नामी, खतरनाक और वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। नेपाल का कुख्यात स्मगलर चूड़ामणि फरार हो गया। चूड़ामणि के बारे में आपको बताऊं कि 4000 किलो सोने की तस्करी की थी उसने। गिरफ्तारी के बाद से चूड़ामणि काठमांडू की जेल में बंद था, सुंदरा जेल में। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा बलों को पकड़ा और हालात बिगड़ने पर सुंदरा जेल से 3300 कैदी मौका देखकर भाग निकले हैं। इन 3300 कैदियों में स्मगलर चूड़ामणि भी शामिल था। इनमें से नेपाल पुलिस ने 1400 कैदियों को वापस पकड़ लिया, लेकिन अब भी लगभग 13,000 कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत से खतरनाक कैदी बॉर्डर पार कर भारत आने की फिराक में थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अब तक ऐसे 60 कैदी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इन कैदियों की गिरफ्तारी हुई। फरार कैदियों को लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है इस वक्त। यह है स्थिति। लेकिन सोचिए जरा, इस वक्त हालात क्या है। आप सोचिए एक मुल्क में क्या मंजर होगा इस वक्त। हालत यह है, जो आम आदमी जिसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है, वो परेशान है। जैसे तस्वीर में आपको दिखाऊं, लोग रो रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब मैं आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। हिल्टन होटल के आसपास बहुत ज़्यादा मॉब हो गया, किसी की आपस में फाइट हो गई, तो हमें जल्दी से अंदर मैरियट में भेजा गया। तो हम लोगों को पता चला कि हिल्टन में आग लग गया। फिर हम लोग और घबरा गए कि सब लोग एक पैनिक हो गए कि किधर जाएंगे अभी से। सब लोग रो रहे कि कैसे भी करके वापस आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। सभी मॉब रोड पे खड़ा था तो वो गाड़ी रोका लिया, नीचे खींच लिया और गाड़ी की तोड़फोड़ पूरा डैमेज कर दिया। जो डॉक्यूमेंट, पैसा, जो मनी था हमारा, वो गाड़ी में जल गया पूरा। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी है, वापस लाने के लिए वो संपर्क कर रहे हो हमको मदद। जगह जगह जो है गाड़ी फूका जा रहा था, हल्ला हो रहा था। 5 स्टार होटल था, कोई नेता का था, उसमें जो है सो आग लगा हुआ था। लोअर कोर्ट को भी जला दिया गया। हमने देखे वो क्रॉस कर रहे थे ना, तो सिविल कोर्ट जल रही थी। कैंसर हुआ है? हाँ। आप नेपाल के रहने वाले? हाँ, नेपाल के। तो अभी कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में। वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है? हाँ। ये चाह रही हैं कि नेपाली गाड़ी थोड़ी आगे तक जाए, आपको वहाँ बैठा के टैक्सी तक छोड़ दे और फिर आप आगे चले जाएं। तो आपको पर्सनली आपको जाने दे रहा है? जी।
आप नेपाल की रहने वाली? हाँ हाँ। यहाँ कैसे फंस गई थी? यहाँ हम लोग टूर में गए थे भ्रमण में, इसलिए फंस गए। अब सवाल यह है कि नेपाल की हालत संभलेंगे कैसे? जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी थी या जो लग रहा था जो संभालेंगे वो तो खुद लड़ रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं जेनजी के प्रदर्शन में शामिल आज आर्मी हेडक्वार्टर पर पहुंच गए, वहां भी जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, जेनजी खुद आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, लात घूंसे चलने शुरू हो गई। ये वही युवा हैं जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट किया है, अब आपस में लड़ रहे हैं। एक गुट कह रहा है हमारा पीएम होगा, दूसरा गुट कह रहा है हमारा पीएम होगा। अब देखिए जरा कि ये जो जेनजी है 13 से 28 साल वाले आखिर क्यों एक दूसरे को पीट रहे हैं, वजह क्या है मैं आपको बताऊं। नेपाल में जो प्रदर्शनकारी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रहे थे और सरकार से जुड़े मंत्री अधिकारियों पर हमले पर उतर आए थे, वही जेनजी युवा प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े। नेपाल की कमान सौंपने को लेकर आंदोलनकारी दो धड़े में बंट गए हैं। ये है दो धड़े। काठमांडू में दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई और लात घूसे चले। पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा था और आंदोलनकारियों में मानो गैंग वॉर हो रहा हो, और यह सब हो रहा था नेपाल में सेना हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। अंदर सेना के बड़े अफसरों के साथ आंदोलनकारी बैठक कर रहे थे और बाहर दो गुट समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का एक गुट सेना मुख्यालय में बातचीत का विरोध कर रहा था। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री पर बातचीत सेना भवन नहीं राष्ट्रपति भवन में हो, जिसे फूंक चुके हैं वो। जबकि दूसरा गुट सेना से बात और सेना के समर्थन से सरकार बनाने की मांग कर रहा था। एक गुट कहता है कि पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की ही पीएम हो, और दूसरा गुट कहता है कि बालेन शाह को अंतरिम नेता बनाने की मांग पड़ रहा है। आर्मी चीफ ने आंदोलनकारियों को लास्ट वार्निंग दे रखी है। नेपाल में हंगामा छोड़ने और 24 घंटे में नेता का नाम बताने को कहा गया है। 3 दिन में 3 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सहमति किसी नाम पर नहीं बन सकी है अब तक। यह है सिचुएशन। आइए अब मैं आपको बताऊं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग जो इस आंदोलन में शामिल थे और दूसरे जेनजी नेता। कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसको लेकर के अभी बालेन शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है वो आगारी आए, उससे भी वार्ता होगी कल। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरकत साम्पांग के है, वो सब आए मिले। शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार न बने कल। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगाड़ी जाएंगे। अब सोचिए जरा कि आखिर कौन बनेगा पीएम। हर रोज एक नया नाम जुड़ जाता है। पहले दिन 2 थे, फिर 3 हुए और अब 4 हो गए। 2 और नाम सामने आ गए हैं, 2 और हैं, वो भी मैं आपको बताऊं वो 2 नाम कौन से हैं। लेकिन बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, ये जो बाकी के नाम सामने आए, इन सब का जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान से है, यानी किसी ना किसी तरह से भारत के साथ कनेक्टेड है। देखिए कैसे नेपाल में भारतीय शिष्य ही बन सकते हैं अंतरिम सरकार प्रमुख, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम चल रहे हैं उनका भारत से कनेक्शन है। ये 4 चेहरे आप देख रहे हैं। नेपाल की इन चारों शख्सियतों ने पढ़ाई ट्रेनिंग हिंदुस्तान में की है। सबसे पहला नाम है पीएम रेस में सबसे नया नाम है कुलमान घिसिंग का, सामने आ रहा है। कुलमान घिसिंग नेपाल में लाइट मैन के तौर पर जाने जाते हैं। जमशेदपुर से कुलमान घिसिंग ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, यानी झारखंड से डिग्री लेकर ही नेपाल में बिजली की समस्या दूर की इन्होंने। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करना शुरू किया। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का भी भारत से नाता है। कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है। बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में वो अपनी क्लास की टॉपर रही हैं।
पीएम मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और भारतीयों को भाई बहन मानती हैं। कार्की का जन्म स्थान विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 25 मील दूर है। अगला नाम रैपर रहे मेयर बालेन शाह भी आंदोलनकारियों की पसंद बने हैं। बालेन शाह ने कर्नाटक से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल की है। हालांकि कई बार बालेन भारत विरोधी बयान और फैसले ले चुके हैं। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज का भी भारत से रिश्ता है। अशोक राज ने भारत से डिफेंस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उन्हें भारतीय सेना में मानद जनरल की उपाधि भी मिली हुई है। यह है इन सब की खासियत, इन सब का कनेक्शन और ताल्लुक हिंदुस्तान से। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। वायलेंस एंड किलिंग्स, बर्निंग्स, इतना तो वो बिल्कुल कंडेमनेबल ही नहीं होना, शॉकिंग है। बट अभी जो हो रहा है, अभी देखना है अब आज के 1-2-3 दिन में कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपका ये रेवोल्यूशन रेबेलियन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं। एक लड़ाई नेपाल में चल रही है, उसके साथ साथ एक लड़ाई हिंदुस्तान में चल रही है। बहुत से नेता बार बार ये कह रहे हैं, कौन है वो नेता? वो कह रहे हैं कि जो नेपाल में हो रहा है वही भारत में होगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह कहा था। उसके बाद संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। क्या कहा था देखिए संजय राउत ने, और संजय निरुपम कैसे पुलिस में शिकायत करने पहुंच गए। नेपाल हिंसा के बहाने संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना सांसद ने लगातार विवादित बयान और पोस्ट किए। कहा सावधान, नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। राउत ने नेपाल में आगजनी और हिंसा का वीडियो पोस्ट किया और इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट किया। संजय निरुपम और बीजेपी नेताओं ने उसे उकसाने वाला बयान दिया और 24 घंटे के अंदर संजय निरुपम से बयान वापस। संजय निरुपम ने कहा संजय राउत बयान वापस ले और माफी मांगे, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कोई सफाई भी नहीं दी, ना माफी मांगी। तो शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने पहुंचे और संजय राउत के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। राउत ने श्रीलंका, बांग्लादेश में हुए हिंसा को भी भारत से जोड़ा था। उस वक्त भी बीजेपी ने राउत के बयान को देश विरोधी बताया था। आइए सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं और संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। संजय राउत पूरे देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं हिंसा करने की। सरकार का कोई अगर है पॉलिसी है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपोजिशन को बोलने का अधिकार है, यही हमारे जनतंत्र की ताकत है। लेकिन लोकशाही लोकतांत्रिक तरीके में रह के 150 के तहत सेक्शन 150 के तहत केस हो सकता है, और यही गुजारिश लेके, यही शिकायत लेकर के आज मैं यहाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। या तो आप कार्रवाई करें या इसको साइबर सेल में आगे भेज।